हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे कि हम लोगों की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है, और उसकी डिस्कवरी किसने की है, डेफिनेशन पढ़ चुके थे, ठीक है, थ्योरी पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल में हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके थे, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे सेल वॉल, जो कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिफरेंस भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, उसी में पार्ट्स ऑफ सेल में न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। भाई ये न्यूक्लियस क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियस बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेल का ही एक पार्ट होता है। मान लीजिए जैसे ये सेल है, सेल के बीचों बीच ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये है तो बहुत बड़ा लेकिन होता है छोटा सा, ठीक है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये एक सेलुलर कंपोनेंट होता है, मतलब सेल का ही एक कंपोनेंट होता है, एक पार्ट होता है। सेंट्रली लोकेटेड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेल है, सेल के बीच में ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है कहाँ, सेंट्रली लोकेटेड, मतलब सेंटर में पाया जाने वाला सेलुलर कंपोनेंट है, ठीक है। लार्ज इन साइज में भाई सेल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी में से न्यूक्लियस एक ऐसा कंपोनेंट है जो साइज में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। लार्ज इन साइज, फिर क्या है, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको बताया कि सेल का सबसे लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हो गया भाई, ये तो एक मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, साइज में क्या होता है, लेकिन न्यूक्लियस है अभी बहुत बड़ा, ठीक है। धीरे धीरे समझते हैं, एक बार में एक ही दिन में अगर पढ़ लेंगे, आप एक साथ पढ़ लेंगे तो नहीं आएगा समझ में। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो बाहर से ये जो बना हुआ है, ये हमारा है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो बनी हुई है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसी मेम्ब्रेन में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन ऊपर आ गई है। इस मेम्ब्रेन में ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं, ये है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसे बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट कवरिंग कह सकते हैं, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो आउटर पार्ट होता है उससे ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है। क्या, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में एक ये बड़ा सा होल कह सकते हैं या सर्कल कह सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये एक पूरे में ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, धागे की तरह, जो एक उलझा हुआ धागा है, ये जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। लेकिन इसी में एक ये जो अलग से ये दूसरे कलर से ये जो बना हुआ है ये भी थ्रेड लाइक, बट ये उलझा हुआ नहीं है, सिंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं mRNA, ठीक है। mRNA भी हो गया। अब ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, इधर देख लीजिए, इधर, ठीक है, ये इधर, ये इधर, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है, न्यूक्लियर पोर। अब
हम लोगों को जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोलस पढ़ना है, न्यूक्लियर पोर देखना है, क्रोमेटिन देखना है, ईआर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर कैसे क्या देखना है अभी आगे बताएंगे। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हुआ। उसके बाद भाई ये स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाने में ही इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जब मैं न्यूक्लियस में पढ़ाऊँगी तो आपको इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत बार बार पड़ेगी। तो इसीलिए आप लोग अगर चाहें, वैसे तो आपकी बुक में बना ही हुआ है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप अपनी नोटबुक में भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? ठीक है, पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, जिसे हम NEB बोलते हैं। अब न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे अभी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, भाई एक ये है एक ये है। ठीक है, ये दोनों जो मेम्ब्रेन है, दो अलग अलग मेम्ब्रेन हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन मिलके बनाती है न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, उसके बाद ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सॉरी मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं बताया था, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक सब्सटेंस भरा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब मान लीजिए जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होगा, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर क्या भरा होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है प्लाज्म उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप जो है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो दो मेम्ब्रेन है ये मिलके बनाती है न्यूक्लियर एनवलप। ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को जो अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म होता है, इन दोनों को अलग अलग रखती हैं। ठीक है, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस क्या है? एक है न्यूक्लियर एनवलप है, एक है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या था न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या थे? एक न्यूक्लियर एनवलप था। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवलप में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर में कि ये जो बाहर की ये जो मेम्ब्रेन है, ये पहली मेम्ब्रेन ये हुई, दूसरी मेम्ब्रेन ये हुई, इन दोनों को मिला देंगे तो न्यूक्लियर एनवलप क्या करता है? जैसे कि एक एनवलप होता है, आपने कभी भी देखा हो, एक एनवलप होता है, एक नीचे भी उसके पेपर टाइप का होता है, ऊपर भी पेपर होता है। जब वो दोनों को आपस में ग्लू से हम लोग चिपका देते हैं तभी तो एनवलप बनता है। सेम वही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मिला के ये कंपोज्ड करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, कवर्स न्यूक्लियस, ये जो होता है भाई, जब ये मेम्ब्रेन है, ये चारों तरफ ये मेम्ब्रेन है, तो ये पूरे न्यूक्लियस को कवर करता है। ठीक है, सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये सेल है, ये अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। ठीक है, पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। भाई अब हमने आपको बीच में बताया था ये पोर्स है। ठीक है, ये जो पोर्स हैं ये न्यूक्लियर एनवलप में ही न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अब ये जो हमारे पोर्स हैं, ये पोर्स क्या करते हैं? कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाते हैं या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आते हैं, जिसको जो ज़रूरत होती है वो आपस में
एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो वही चीज़ है, जो ये पोर्ट्स होते हैं वो परमिशन देते हैं ट्रांसफ़र के लिए। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो आपस में ही एक्सचेंज करने के लिए ये परमिशन देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। अब आगे देखते हैं, न्यूक्लियर एनवलप देख लिया हम लोगों ने। अब न्यूक्लियर एनवलप के बाद दूसरा कंपोनेंट था न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म तो आप देख ही चुके हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये क्या होता है, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब अंदर का लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है। दूसरा क्या है, कवर्ड बाय एनी, मतलब ये कवर्ड होता है न्यूक्लियर एनवलप से, ठीक है। तो हम लोगों ने न्यूक्लियोप्लाज्म देख लिया, ठीक है। तो फिर आज क्या देख लिया, न्यूक्लियर एनवलप, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, हम लोग न्यूक्लियस एनवलप देख चुके थे, उसके बारे में पढ़ भी चुके थे। जो पार्ट ऑफ सेल का जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, डायग्राम भी देखा था। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस एनवलप हम लोग देख चुके थे, एनी कि ये बाहर की ये जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियस एनवलप बनाते हैं। इसमें न्यूक्लियस पोर भी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने बताया कि इसके अंदर जो होता है, एक होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियोलस, और दूसरी चीज़ होती है हमारी क्रोमैटिन मटेरियल। अब क्रोमैटिन मटेरियल क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ये जो धागे की तरह, एक उलझे हुए धागे की तरह जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो है हमारा क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में बेसिकली ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है 1 और मोर इन नंबर्स, मतलब जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो एक भी हो सकता है और एक नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब मोर भी हो सकता है, ठीक है। 1 और मोर इन नंबर्स में एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है, राइबोसोम्स फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर, मतलब हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। मतलब जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ ये हमारा प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर भी है, जो कि राइबोसोम्स करते हैं, ओके। दूसरा क्या था हमारा, क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, ये हमारा एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर ये धागे की तरह एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो एक उलझा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, पूरे में एक जाल की तरह, नेटवर्क की तरह दिख रहा है, ये हमारा है क्रोमैटिन मटेरियल, ओके। फिर क्या है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, मतलब जब मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को इसमें क्या सेल डिवीज़न भी पढ़ना है, सेल डिवीज़न में माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न है, ठीक है। तो जो सेल डिवीज़न होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जिस टाइम पे सेल डिवीज़न हो रहा होता है उस टाइम ये हमारे जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, मतलब ये जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं एक क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के ही अंदर
जो उसके पार्ट होते हैं, एक हमने पढ़ लिया था एनिंग, न्यूक्लियस एनवलप, एक हमने पढ़ा है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, वन और मोर इन नंबर, ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी नंबर्स में हो सकते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स फॉर्म प्रोटीन फॉर फॉर्मिंग सेंटर, मतलब जो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर प्रोटीन फॉर्मिंग का सेंटर होता है जो कि राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। फिर क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होता है, ये एक उलझा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंटेंगल्ड मीन्स होता है उलझा हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के टाइम पे जो हमारे क्रोमेटिन मटेरियल हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं एक प्रॉपर क्रोमोसोम्स में, ठीक है। यही क्रोमेटिन मटेरियल, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यही क्रोमेटिन मटेरियल हमारे क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारे क्रोमेटिन मटेरियल हैं वो आगे उनका जो फॉर्म है वो क्रोमोसोम्स में हो जाता है। अब भाई ये क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स भी होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ये हमेशा जब सेल डिवीज़न होता है तभी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, भाई ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब डीएनए क्या होता है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म ये होता है, अभी डीएनए आरएनए आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो डीएनए और हिस्टोन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स होते कैसे हैं स्ट्रक्चर में, एक डेफिनेट शेप में आ जाते हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो आगे चल के एक डेफिनेट शेप में आके क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, एक डेफिनेट शेप, पहले ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पहले क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है। जब सेल डिवीज़न हुआ तो सेल डिवीज़न में ये एक क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो आगे चल के ऐसे बन जाते हैं, एक शेप ले लेते हैं, काहे का, क्रोमोसोम्स का, ठीक है। फिर इन क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो डीएनए होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन्स, जो हमारे डीएनए जो जीन्स होते हैं, जीन्स कह लीजिए या डीएनए कह लीजिए, वो हमारे जीन्स के बने होते हैं, जो डीएनए होते हैं वो जीन्स के बने होते हैं। मतलब ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ही अंदर डीएनए होता है और क्रोमोसोम्स में ही जीन्स होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, जो फंक्शन करने वाले जो सेगमेंट होते हैं, जो डीएनए होते हैं, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। बेसिकली जो जीन्स होते हैं वही डीएनए होते हैं, जो डीएनए होते हैं वही जीन्स होते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफ़र, मतलब जो हमारे डीएनए हैं वो एक जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तभी कहते हैं ना कि जैसे कोई माँ बाप हो गए, मतलब मदर फादर हो गए, उनके ग्रैंडफादर हो गए, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो मदर फादर होते हैं उनसे सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र होता किसके थ्रू है, वो होता है डीएनए जीन्स के थ्रू। और जो डीएनए जीन्स होते हैं वो होते कहाँ हैं, वो होते हैं क्रोमोसोम्स में, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वही आगे चल के क्रोमोसोम्स बनता है जब सेल डिवीज़न होता है। और क्रोमोसोम्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं काहे से बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है वो हमारा डीएनए के थ्रू ही होता है, डीएनए और जीन्स के थ्रू, ठीक है। तो आज हमारा ये न्यूक्लियस पार्ट ऑफ सेल का एक न्यूक्लियस जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में यही पार्ट्स ऑफ सेल का ही नेक्स्ट
टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने इससे पहले न्यूक्लियस नहीं पढ़ा है, न्यूक्लियस से पहले भी और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पढ़ाया है मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।